दोस्तों, ये वीडियो पब्लिक सर्विसेज में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में है। पब्लिक सर्विसेज में सिलेक्शन प्रोसेस ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिलेक्शन प्रोसेस में कई वेल डिफाइंड स्टेजेस शामिल होती है जो ये एंश्योर करते हैं कि पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए सही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाए। पब्लिक सर्विसेज का मतलब है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज या किसी लोकल अथॉरिटी जिसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि पब्लिक बॉडीज होती है, उनकी सर्विसेज, जैसे कि म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, और ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज इसमें शामिल तो है ही। तो इनमें सर्विसेज की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसकी मैं बात करने वाला हूं। यह वीडियो 2 हिस्सों में आएगा। इस पहले पार्ट में मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा और भविष्य में आने वाले दूसरे पार्ट में मैं सिलेक्ट लिस्ट के बारे में बात करूंगा। अब इस वीडियो में मैं सिलेक्शन प्रोसेस में जो स्टेप्स होती है, एडवर्टीजमेंट से लेकर तो सिलेक्ट लिस्ट या जिसे कहते हैं मेरिट लिस्ट वो बनने तक, उसकी बात करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल यानी कि बोनस इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखें और सावधानी पूर्वक देखें। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर दूं। नंबर 1, वीडियो में दी गई जानकारी और मार्गदर्शन कानून पर आधारित है और आपके लिए यूजफुल है, लेकिन फिर भी आप इसे कानूनी सलाह नहीं माने। नंबर 2, कानूनी सलाह केस स्पेसिफिक होती है, कानून बदलते रहते हैं, इसलिए अपने मामले की कानूनी सलाह कानूनी विशेषज्ञ से यानी कि लीगल एक्सपर्ट से लें। नंबर 3, ये कानून से जुड़ी बातें हैं, इसलिए वीडियो में दी गई जानकारी को ठीक से समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। नंबर 4, वीडियो में बताई गई बातों में हर संस्था के अनुसार थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, मगर मोर और लेस ये काफी हद तक मैं जैसे बता रहा हूं वैसे होती है। नंबर 5, वीडियो में दी गई जानकारी ये बेसिक है। अगर आप लॉयर हैं तो डिटेल जानकारी के लिए कृपया उचित कानूनी किताबों को रेफर करें, और अगर आप वकील नहीं हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है एडवर्टाइजमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत ऑफिशियली तब होती है जब एक एडवर्टीजमेंट इशू किया जाता है। जनरली एडवर्टीजमेंट ये न्यूज़पेपर में दी जाती है। उसके अलावा एडवर्टीजमेंट रोजगार समाचार या रोजगार वार्ता या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह इस टाइप के वीकली मैगजीन में या टैबलॉइड में या न्यूज़पेपर में दी जाती है। और आजकल के मॉडर्न ज़माने में एडवर्टीजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर देखने को मिलती है, और कई बार एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर भी लगी होती है। इसलिए आप जिस पद के लिए अपॉइंटमेंट चाहते हैं उसकी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए हमेशा इन रिसोर्सेस पर नजर रखें जो अभी मैंने आपको बताए। एडवर्टीजमेंट एक तरह का पब्लिक नोटिस होता है जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करता है या सूचित करता है कि वैकेंसीज अवेलेबल है और उन्हें अप्लाई किया जा सकता है। यह एडवर्टीजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की करंट वैकेंसीज को अनाउंस करता है और साथ ही ओपन मार्केट से एलिजिबल कैंडिडेट्स से उन पदों पर अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मंगाता है। अब एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, उनमें होते हैं जॉब डिटेल्स, जैसे कि जॉब रोल और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह बातों का जिक्र होता है। एडवर्टीजमेंट का उद्देश्य एक ओपन कंपटीशन यानी कि खुली स्पर्धा करवाना होता है। एडवर्टीजमेंट शुरुआती स्टेज जो है ये बहुत क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को ट्रिगर करता है। जैसे ही एडवर्टीजमेंट रिलीज होता है,
कैंडिडेट्स इसे देखते हैं और अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं और अप्लाई करते हैं। एडवर्टीजमेंट में यूजुअली इंपॉर्टेंट डेट्स भी होती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट, एग्जाम डेट्स वगैरह। और ये सब इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को उनके एप्लीकेशन और प्रिपरेशन को प्लान करने में हेल्प करती है। तो एडवर्टीजमेंट रिलीज करना सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है, जो पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है और कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका देता है। एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस का अगला स्टेप एप्लीकेशंस को सबमिट करना होता है। अब इस स्टेज में कैंडिडेट्स जो एडवर्टीजमेंट में दिए हुए पद है उन पदों में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। कैंडिडेट्स इस स्टेज पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करके और स्पेसिफाइड मोड के थ्रू सबमिट करके प्रोसेस में शामिल होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। इस प्रक्रिया में कई स्टेप्स शामिल होते हैं, मतलब कि ये अप्लाई करने के प्रोसेस में वो क्या क्या होती है। पहले होती है एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना। एडवर्टीजमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और फॉर्म्स अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं, जहां से कैंडिडेट्स उन्हें डाउनलोड या ऑनलाइन फिल भी कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में भी हार्ड कॉपीज उपलब्ध हो सकती हैं, वहां से वो मिलाई जा सकती है। फिर अगली स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। तो कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होता है। इसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस और बाकी की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल होती है। ध्यान में रखें, फॉर्म में गलत जानकारी देना या इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट करना एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का कारण बन सकती है, इसलिए हमेशा सही जानकारी भरें। फिर इंपॉर्टेंट बात होती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना। एप्लीकेशन के साथ अक्सर कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, एक्सपीरियंस लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह वगैरह। ये डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने में मदद करते हैं। देखिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना ये आप पर भारी पड़ सकता है। अभी हाल ही में मैंने एक कोर्ट केस किया जिसमें मेरी क्लाइंट ने, भले ही वो ग्रेजुएट थी, फिर भी ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं जोड़ते हुए सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट जोड़ी थी, और ग्रेजुएशन के मार्कशीट नहीं जोड़ने की वजह से उसको ग्रेजुएशन के लिए जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले थे, और इस वजह से वो उसके अपोनेंट से ज़्यादा कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी मिली हुई अपॉइंटमेंट से उसको हाथ धोना पड़ा था। अब ये बात अलग है कि बाद में कोर्ट केस करने के बाद, खूब सारा आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने सुनने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट उसको वापस मिली। मगर ध्यान देने की बात यह है कि आप जब भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है वो ज़रूर लगाएं। फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना। कई केसेस में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एक एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पेमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, बैंक ड्राफ्ट या कैश पेमेंट वगैरह। फ़ी पेमेंट का प्रूफ भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना पड़ सकता है और करना चाहिए। इसमें भी एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि ओपन कैंडिडेट्स के लिए एक विशिष्ट प्रकार की फ़ीस होती है और बैकवर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एक अलग प्रकार की फ़ीस होती है। तो एडवर्टीजमेंट को ठीक से पढ़कर ये जान लें कि आपको कितनी फीस भरनी पड़ती है, किस मोड से भरनी है और उसे किस तरह से वो भरनी है। फिर होता है एप्लीकेशन सबमिट करना। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सबमिशंस के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सबमिशन या पोस्ट के थ्रू सबमिशन या डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में सबमिट करना।
साथ ही में इस बात का भी ख्याल रखें कि आपकी एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट में दिए हुए तारीख के पहले या कम से कम उस तारीख तक दिए हुए पते पर ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक तरीके से और ठीक तरह से सबमिट होनी चाहिए। ठीक तरह से और समय पर दायर नहीं की गई एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की पूरी संभावना बनी रहती है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट रिसिट। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कैंडिडेट्स को एक एक्नॉलेजमेंट रिसिट या कंफर्मेशन मिलता है। यह रिसिट ये कंफर्म करती है कि उनका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट को जरूर संभाल कर रखें। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप एक अलग फाइल तैयार करें और उसमें सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सिस्टमैटिकली जोड़कर रखें। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की जेरॉक्स कॉपी, मतलब जिस न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया उसकी जेरॉक्स कॉपी, आपने सबमिट की हुई एप्लीकेशन की एक्स्ट्रा कॉपी जिसको आपने भरा है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट आप उसके साथ जोड़ते हैं उनकी भी कॉपीज, और एक्नॉलेजमेंट रिसीट की भी ओरिजिनल और कॉपी। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे भविष्य में आने वाले डॉक्यूमेंट्स भी इस फाइल में जोड़ते जाएं, जैसे कि इंटरव्यू कॉल लेटर, सिलेक्ट लिस्ट की कॉपी, वेट लिस्ट की कॉपी। इसके अलावा उसे अगर उस रिक्रूटमेंट के लिए कोई रूल्स होंगे तो उनको भी मिलवा लो और पढ़ लो और उनकी फोटोकॉपी अपने फाइल में जोड़कर रख लो। तो एप्लीकेशंस रिसीव होने के बाद ऑर्गेनाइजेशंस आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाती है और यही सिलेक्शन प्रोसेस में अगला स्टेप है, स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और बाद की स्टेजेस शामिल होती हैं। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशंस की जांच, और इस स्टेज के दौरान प्रत्येक एप्लीकेशन की सावधानी पूर्वक स्क्रूटिनी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैंडिडेट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया पूरा करता है। कोई भी एप्लीकेशन जिसमें त्रुटियां हो या जो अधूरी हो उसे इस स्टेज में अस्वीकार कर दिया जाता है। इससे हायर स्टैंडर्ड्स बनाए रखने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल सही कैंडिडेट्स ही आगे बढ़े, केवल सीरियस कैंडिडेट्स ही आगे बढ़े। इस स्टेज में हर एप्लीकेशन को केयरफुली चेक किया जाता है ताकि यह कंफर्म हो सके कि सभी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया मीट होते हैं या नहीं, यानी एग्जिस्टिंग है कि नहीं। यह चेकिंग एंश्योर करती है कि कैंडिडेट्स ने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और उसमें कोई एरर या ओमिशन नहीं है। एप्लीकेशन में जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस, इनको वेरीफाई किया जाता है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसमैच करती है या गलत पाई जाती है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर एप्लीकेशन को चेक किया जाता है कि वो कंप्लीट है या नहीं। अगर कोई मैंडेटरी फील्ड्स खाली छूट जाते हैं या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं किए गए होते हैं तो ऐसे एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्क्रूटिनी प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना यह होता है। केवल वही कैंडिडेट्स आगे बढ़ सकते हैं जिन्होंने पूरी तरह से और सही तरीके से एप्लीकेशन फिल की है। इसलिए एप्लीकेशन भरते वक्त हमेशा सही तरीके से भरें। इसके बाद अयोग्य उम्मीदवारों को हटा देने की स्टेज आती है। इसे कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। स्क्रूटिनी के बावजूद कुछ एप्लीकेशंस सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस को छांट दिया जाता है ताकि ये पक्का हो जाए कि केवल वे ही सिलेक्शन प्रोसेस में बने रहे जो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इसे ही शॉर्ट लिस्टिंग कहते हैं। अब कानून कहता है कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इलीगल नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है कि जिसमें प्री डिफाइंड क्राइटेरिया का स्ट्रिक्ट एडहेरेंस किया जाता है।
अगर जॉब के लिए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या एडिशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो इन क्राइटेरिया को मीट ना करने वाले कैंडिडेट्स को शुरू से ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। एप्लीकेशंस को जैसे मैंने बताया एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जैसे क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट किया जाता है। जो एप्लीकेशंस इन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती उन्हें तुरंत ही बाहर कर दिया जाता है। तो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस का मेन गोल ये इंश्योर करना होता है कि केवल सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स ही प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। अब कानून के अनुसार क्वालिफाइंग योग्यता रखने वाले किसी भी इंडिविजुअल को पोस्ट के लिए अप्लाई करने का राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का भी राइट है। यदि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने एडिशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैटेगरीज एस्टेब्लिश की है तो इन कैटेगरीज में फिट न होने वाले एप्लीकेंट को इनिशियल स्टेज में ही एक्सक्लूड किया जाता है, इंटरव्यू में ना बुलाकर। यह प्रोसेस जिसके हम शॉर्टलिस्टिंग कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। अब शॉर्टलिस्टिंग क्या करता है? शॉर्टलिस्टिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को नहीं बदलती या रिप्लेस नहीं करती। ये इम्पार्शियली एंश्योर करता है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से मुक्त, क्लियर और ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस पर ही ये बेस होनी चाहिए। तो शॉर्टलिस्टिंग से एप्लीकेंट के पूल को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये एंश्योर करता है कि सिलेक्शन प्रोसेस स्किल्ड और फोकस्ड कैंडिडेट्स के साथ इफिशिएंट तरीके से कंडक्ट की जाए। जैसे कि मैंने बताया, कानून के अनुसार शॉर्टलिस्टिंग करना भले ही गलत नहीं है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर अपनी मनमानी करके शॉर्टलिस्टिंग के नाम पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को आगे बढ़ने दे और नापसंदीदा कैंडिडेट्स को रोक ले। शॉर्टलिस्ट करते हुए भी एम्प्लॉयर को फेयरनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। अगर एम्प्लॉयर ने अनफेयरनेस किया और यह बात कैंडिडेट ने कोर्ट में साबित कर दी तो ऐसे मामलों में न्यायालय दखल दे सकते हैं। इसके बाद स्टेज आती है रिटन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा की। रिटन एग्जाम्स कंडक्ट करना पब्लिक सर्विसेज के सिलेक्शन प्रोसेस में एक कॉमन तरीका है। ये परीक्षाएं उम्मीदवार के नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई होती है। लिखित परीक्षा नौकरी से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को एक समतल लेवल पर लाने के लिए जो मैदान की आवश्यकता होती है, तो एक प्रकार से उस मैदान को बनाने में मदद करती है, जहां प्रत्येक उम्मीदवार की क्षमताओं को निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पब्लिक सर्विसेज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। रिटन एग्जाम्स कैंडिडेट के नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का असेसमेंट करती है। रिटन एग्जाम या इंटरव्यू को दी जाने वाली इंपॉर्टेंस उस सर्विस पर डिपेंड करती है जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसके लिए कोई डेफिनेट नियम नहीं है। यह सर्विस की रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स के एज ग्रुप एंड अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग होते हैं। कुछ पोजीशंस के लिए रिटन एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि कुछ दूसरी पोजीशंस के लिए इंटरव्यूज़ ज़्यादा क्रूशियल रोल निभा सकते हैं। फिर स्टेज आती है इंटरव्यू की। रिटन एग्जामिनेशन के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू या वाइवा वोसी के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यूज या जिसे कहते हैं वाइवा वोसी, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, चलो समझते हैं। वाइवा वोसी, VIVAVOCE ऐसा स्पेलिंग है उसका। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्पोकन एग्जामिनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे कि मैंने बताया है वाइवा वोसी। इंटरव्यूज या जिसे कहते हैं वाइवा वोसी, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो कैंडिडेट की सूटेबिलिटी का इवैल्यूएशन करने के लिए होता है। इसका ऑब्जेक्टिव है
उन योग्यताओं और शॉर्टकमिंग्स यानी खामियों को उजागर करना जो रिटन एग्जाम में क्लियर नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। अब क्वालिफाइंग योग्यता रखने वाले किसी भी कैंडिडेट को पोस्ट के लिए अप्लाई करने का राइट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने का भी अधिकार है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंटरव्यू स्टेज महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल नॉलेज का असेसमेंट करता है बल्कि उम्मीदवारों की ओवरऑल इंटेलेक्चुअल और पर्सनल क्वालिटीज का भी असेसमेंट करता है। और ये उन गुणों को मापने का मौका है जिन्हें लिखित परीक्षा नहीं माप सकती है, जैसे इनिशिएटिव लेना, अलर्टनेस, रिसोर्सफुलनेस, डिपेंडेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, कैपेसिटी फॉर क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन, effectiveness in discussion, adaptability, judgment, decision making ability, leadership and moral integrity वगैरह। इनके अलावा इंटरव्यूज उम्मीदवार के कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है जिसका पर्पस है ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करना जो न केवल नॉलेजेबल हो बल्कि वो जॉब के जो रोल्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव ढंग से हैंडल करने में भी कैपेबल हो। फिर कुछ जगह ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। ग्रुप डिस्कशन अब सिलेक्शन की एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड है जो इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट है। मुनिंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप डिस्कशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए समझाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वो इस प्रकार से है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंटरव्यू या वाइवा वोसी ये एक टाइम में एक ही कैंडिडेट तक लिमिटेड होता है, जबकि ग्रुप डिस्कशन के केस में ये कैंडिडेट्स के ग्रुप के बीच में होता है। जनरली सेम एज लेवल, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एनवायरमेंटल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को साथ में रखा जाता है और उनसे किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। एक ग्रुप में जनरली 5-10 कैंडिडेट्स होते हैं। ग्रुप में कैंडिडेट्स को डिस्कशन करने के लिए दिए गए टॉपिक पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम दी जाती है और ग्रुप डिस्कशन में कैंडिडेट्स को यह नहीं बताया जाता है कि कौन पहले या लास्ट में बोलेगा और हर एक कैंडिडेट ऐसी डिस्कशन में कितना टाइम लेगा, ये सब चीजें नहीं बताई जाती। अब जो एग्जामिनर होता है वो 2 या 3 टॉपिक्स देते हैं और ग्रुप से उनमें से किसी एक को चूज करने और फिर उन पर डिस्कशन करने के लिए कहता है। अब एग्जामिनर बैकग्राउंड में सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में एक्ट करते हैं। एग्जामिनर एक पार्टीशन के पीछे रह सकता है जहां से वो कैंडिडेट्स को देख सकता है और उनकी बात सुन सकता है, लेकिन ग्रुप द्वारा उसे देखा या सुना नहीं जा सकता। जब ग्रुप के मेंबर्स टॉपिक पर एक फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन में बिजी होते हैं तो एग्जामिनर वेरियस स्पीकर्स की क्रिटिकल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को नोट करता है। एग्जामिनर ये देखता है कि एक कैंडिडेट टीम मेंबर के रूप में बिहेव करते समय कैसे इंटरैक्ट करता है और रिएक्ट करता है। तो ग्रुप डिस्कशन का पर्पस किसी ग्रुप के मेंबर्स को किसी दिए गए टॉपिक पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना होता है ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। ग्रुप डिस्कशन का पर्पस मेंटल अलर्टनेस, असर्टिवनेस, दूसरों की ओपिनियंस के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, बिना गुस्सा हुए किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने की एबिलिटी, इन जैसे क्वालिटीज का असेसमेंट करना होता है। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स एलोकेट किए जाने चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है और ये माना है कि ग्रुप डिस्कशन में जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स को इंटरव्यू के इक्वल नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू के लिए 15% मार्क्स एलोकेट किए गए हैं और अगर रूल मेकिंग अथॉरिटी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये जो टोटल मार्क्स है ये क्रमशः 10%
और 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हालांकि इंटरव्यू प्रोसेस को मैलाफाइड के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जनरल या वेग एलिगेशंस ये चैलेंज करने में कोर्ट में सफिशिएंट नहीं होते। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत एक एडवर्टीजमेंट से होती है, मगर असली सिलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत तब होती है जब कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी का इवैल्यूएशन करने का फेज आता है। जनरली ये प्रोसेस किसी सिलेक्शन कमिटी को असाइन किया जाता है, इसलिए अब हम बात करेंगे सिलेक्शन कमिटी की। अब इस सिलेक्शन कमिटी का काम है योग्यता के बेसिस पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का क्लियर कट क्राइटेरिया का यूज़ करके सिलेक्शन करना और फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एक पैनल या सिलेक्ट लिस्ट या जिसे मेरिट लिस्ट भी कहते हैं उसको तैयार करना। अब सिलेक्शन प्रोसेस इम्पार्शियल और वैलिड होने के लिए ये आवश्यक है कि सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से हुआ हो या किया जाए। इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन कमेटी को अपने फॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। कई सारी बातें सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मेशन को इनवैलिड बना सकती है, जैसे कि कोरम की अनुपस्थिति या आवश्यक एक्सपर्ट की अनुपस्थिति, सिलेक्शन प्रोसेस में पर्सनल इंटरेस्ट रखने वाले मेंबर्स की प्रेजेंस या इनएलिजिबल मेंबर की प्रेजेंस। ये सब फैक्टर्स कमेटी के फॉर्मेशन को इनवैलिड बना सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन गलत है तो उसे पता चलते ही इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना अपेक्षित है। कानून कोई भी कैंडिडेट को ऐसा अलाउ नहीं करता कि वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ने के बाद, यानी कि उसका सिलेक्शन नहीं होने के बाद, सिलेक्शन प्रोसेस को या सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मेशन को चैलेंज करें। कानून के इस नियम का उद्देश्य है कि ऐसे कैंडिडेट्स को रोकना जो पहले रिस्क तो लेते हैं मगर फिर परिणाम उनके मन जैसे नहीं आए तो परिणाम को डिस्प्यूट करना चाहते हैं, यानी कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आइए अब कुछ बोनस जानकारी मैं आपको दे दूं। अब एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बातें छुपाने के बारे में मैं बात करूंगा। एडवर्टीजमेंट में या एप्लीकेशन फॉर्म में अक्सर ये प्रोविज़न होता है कि अगर आवश्यक इन्फॉर्मेशन का कोई खुलासा नहीं किया है या गलत जानकारी दी है तो एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है। जनरली ऐसे केसेस में सही जानकारी डिस्क्लोज ना करना अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के बराबर होता है। इसलिए हमेशा सही और सच्ची जानकारी एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त दें। मगर साथ ही में यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर जिन फैक्ट्स का खुलासा ज़रूरी है वे मॉडेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी राइट्स का वायोलेशन करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में डिस्क्लोज ना करना, मतलब वो इंफॉर्मेशन ना बताना इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा, गलत नहीं होगा। नीरा माथुर के केस में एक फीमेल कैंडिडेट द्वारा भरे जाने वाले डिक्लेरेशन में उसे ऐसे पर्सनल और प्राइवेट नेचर के क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूरत पड़ी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एम्बैरसिंग और इंसल्टिंग बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉडेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स के डिस्क्लोजर को रोक सकता है, जैसे कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है या पेनलेस, प्रेगनेंसीज कितनी हुई, वगैरह वगैरह। अब जो एम्प्लॉयर है, जो कॉरपोरेशन है, उसको डिक्लेरेशन में ऐसे कॉलम्स हटा देने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सवाल है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा होने से पहले रोका जा सकता है या पोस्टपोन किया जा सकता है? देखिए, कानून कहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये बात आप ध्यान में ले लीजिए।
इस प्रोसेस को पूरा करने से पहले गवर्नमेंट उसको रिव्यू करके सिलेक्शन प्रोसेस को रोकने का अधिकार रखती है। एग्जाम्पल, जब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिवाइज करने का डिसीजन लेती है तो ऐसा किया जा सकता है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट उसे आगे नहीं बढ़ाने का डिसीजन लेती है तो सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो सकती है। एक एग्जाम्पल था, कुछ और भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस, जिसमें गवर्नमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल कर सकते हैं। अब हम समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन और एस्टॉपल, यानी कि सहभाग और रोक। तो कानूनन जो फेल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिलेक्शन क्राइटेरिया को चैलेंज करने से रोका गया है। इसलिए किसी केस में जब ऐसे सिलेक्टेड नहीं किए गए कैंडिडेट्स ने आर्ग्यू किया था कि निर्धारित एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का पालन नहीं किया गया था, तो ऐसे फेल्ड कैंडिडेट्स जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि एडवर्टीजमेंट में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्लियरली दिखाई गई थी और अगर उन्हें कोई वैलिड ऑब्जेक्शन थी तो उन्हें उसमें पार्टिसिपेट किए बिना ही सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करना चाहिए था। किसी और केस में एस्टॉपल का प्रिंसिपल उन कैंडिडेट्स पर लागू किया गया जो पहले ही प्रमोशन की प्रोसेस से अवेयर होने के बावजूद रिटन एग्जाम के लिए, डीपीसी के लिए उपस्थित हुए और इंटरव्यू के लिए भी उपस्थित हुए थे। ऐसे कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आर्ग्यू करना अलाउड नहीं है कि इंटरव्यू और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के लिए निर्धारित मार्क्स एक्सेसिवली हाई थे या ऑफिसर्स इंटरव्यू में या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के इवैल्यूएशन में प्राप्त किए जाने वाले मिनिमम मार्क्स डिटरमिन नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आपके ध्यान में आया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस एक कॉशियस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि पब्लिक सर्विसेज में जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स का चयन किया जाए। जैसे कि हमने समझा, ये एक एडवर्टीजमेंट से शुरू होता है और इसमें एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग, इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना, रिटन एग्जाम कंडक्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसके साथ वेरियस स्टेजेस भी शामिल होते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस में सिलेक्शन कमिटी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और प्रोसेस की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सिलेक्शन कमिटी का सही तरीके से फॉर्मेशन होना बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और थरो होना अपेक्षित है, जिसमें कैंडिडेट्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और पर्सनल क्वालिटीज का इवैल्यूएशन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल न केवल नॉलेजेबल हो बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिव तरीके से हैंडल करने के लिए सूटेबल क्वालिटीज भी रखते हो। तो अगर आप किसी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी सिलेक्शन प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको सक्सेस मिलने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की स्पष्ट समझ आई होगी यह वीडियो द्वारा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में मैं सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।